हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में ये समझने वाले हैं कि क्या टाइमलाइन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत कब से हुई और कब फाइनलाइज कर दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, वहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ, और उसमें बीच में आने वाली इम्पॉर्टेंट डेट्स को हम लोग लर्न कर लेंगे। और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले कितने लोग थे, कितने दिन में बन गया, कितने पैसे खर्चे हुए, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, वो टाइमलाइन के ज़रिए समझेंगे। और इसी के साथ पुराने लेक्चर को रिवीजन करने के लिए उसके पार्ट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आने वाले स्केजुअल यानी अनुसूचियाँ कितनी हैं उनको हम लोग रिकॉल कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब से बनना शुरुआत हुआ, तो सबसे पहले 6 दिसंबर 1946 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई। किसके प्रथा पर? फ्रांस की प्रथा पर। हमने फ्रांस से सीखा, 3 वर्ड याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। पूरी दुनिया ने फ्रांस के रिवॉल्यूशन से सीखी, तो फ्रांस की प्रथा से हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के सिस्टम के तहत हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई। तारीख क्या थी? 6 दिसंबर 1946। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली मीटिंग कब हुई कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की, तो जस्ट 3 दिन बाद 6 दिसंबर को हमने एक असेंबली बनाई जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। यानी वो लोग उस असेंबली में आए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। नेक्स्ट में 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में, जिसको इस समय हम अपना पार्लियामेंट बोलेंगे। उस समय उसे कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल या सेंट्रल हॉल बोला गया था, जिसमें पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। जिसमें सबसे पहले जिसने एड्रेस किया उस मीटिंग को, उनका नाम था जे.बी. कृपलानी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जे.बी. कृपलानी जी। और उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को पहला टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया था। और इसी वक्त मुस्लिम लीग के जो लोग थे वो लोग इससे बायकाट हो गए, ये डिमांड करते हुए कि उन्हें मुस्लिम के नाम पर अलग स्टेट किया जाए। डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट, द मुस्लिम लीग बायकॉटेड द मीटिंग, और वो इस पहली मीटिंग से बाहर हो गए, पहली मीटिंग को बायकॉट कर दिया था। तो याद रखेंगे 6 तारीख 1946 को पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पहली बनाई गई। किसकी प्रथा के आधार पर? फ्रांस के प्रथा के आधार पर। फिर पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग को बायकॉट कर दिया, डिमांड करते हुए सेपरेट स्टेट की। जिसमें सबसे पहले जिसने इस मीटिंग को एड्रेस किया उसका नाम था जे.बी. कृपलानी, और इसमें टेम्परेरी अध्यक्ष जो बनाए गए थे उस वक्त सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। फिर अगला 9-2-11, क्या बात बन गई, 9 के बाद 2 दिन बाद फिर 11 तारीख 1946 को असेंबली ने अपॉइंट किया राजेंद्र प्रसाद को एज ए प्रेसिडेंट। उनको बनाया गया था टेम्परेरी। अगर पहले कभी पूछा जाएगा कि टेम्परेरी कौन बने थे, कितने दिन के लिए बने थे, तो ऊपर से देख पाएंगे आप 2 दिनों के लिए सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था प्रेसिडेंट। फिर 2 ही दिन बाद उनको हटाकर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अपॉइंट कर दिया गया एज ए प्रेसिडेंट, और एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। बी.एन. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइज़र बनाया गया। शुरुआत में तो इसमें 389 मेंबर्स थे, लेकिन जब पाकिस्तान का बंटवारा होने लगा पार्टीशन के बाद, यहाँ पर 299 लोग ही सिर्फ बचे। और जो 389 लोग थे टोटल, उनमें से 292 लोग वो थे जो सरकारी प्रांतों से आते थे, यानी सरकारी तरफ से थे जिनको गवर्नमेंट ने रखा था। और 4 लोग ऐसे थे जो चीफ कमिश्नर प्रोविनेंस से हुआ करते थे, और 93 लोग जो थे वो रियासत से हुआ करते थे। राजा महाराजा जो लोग थे उस रियासतों से 93 लोगों को रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्रिएट किया, प्रेजेंट किया, लोगों को दिखाया कि ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और बाद में उसी ऑब्जेक्ट्स में जो बाद में डिक्लेयर हो गया है, उसी ऑब्जेक्ट को प्रीएम्बल बाद में बना दिया गया। बाद में वही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बन गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनियन, जो कुछ आप जानते हैं। फिर और आगे बढ़ेंगे। फिर 22 जनवरी को क्या हुआ? 22 जनवरी 1947, डेट सीक्वेंस से लर्न करते हुए चलेंगे आप। फिर 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस जो इसका था
एक बाहरी ढांचा उद्देशिक उसको एडॉप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। कॉन्स्टिट्यूशनल का जो ढांचा था उसको अडॉप्ट कर लिया गया। फिर 22 जुलाई 1947 को हमारे नेशनल फ्लैग को, तिरंगा को अडॉप्ट कर लिया गया। 15 अगस्त 1947 को आप जानते ही हैं हमारा देश आज़ाद हुआ और उसी वक्त डोमिनेंस ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग डोमिनेंस में बढ़ गए, अलग हो गए। फिर 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसमें अपॉइंट किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एज ए चेयरमैन। इसीलिए इन्हें, ये चेयरमैन थे और साथ ही साथ इन्होंने शुरुआत की थी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो चेयरमैन बने ड्राफ्टिंग कमेटी के। क्वेश्चन आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कब बनाए गए, कौन बनाए गए, तो याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को बनाया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। इसी के साथ साथ 6 और भी मेंबर्स उस कमेटी में शामिल थे जिनका नाम था मुंशी जी, मोहम्मद सदुल्ला, अलादी कृष्णारियम्स थे, एन गोपालस्वामी अय्यर थे, खैतान और मिल्तर, ये सारे लोग उसमें थे। फिर क्या हुआ, अगली डेट जो आई 16 जुलाई 1948, along with Harinder Komars Mukherjee and V.N. Krishnamachari was also elected as a second vice president of Constitutional Assembly। ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो ये भी लर्न करेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंट आ रहा है 26 नवंबर 1949। इस तारीख तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए इस दिन को कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपके सामने वर्ड क्लियर है, दिख रहा होगा आपको साफ साफ, आप नोट करेंगे, ये आपका होमवर्क भी है एक तरह से। तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था वो एडॉप्ट कर लिया गया और इसकी लास्ट एंड फाइनल मीटिंग हुई 26 जन 1950 को, जस्ट 2 दिन पहले जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की और साइन करके इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। कितने आर्टिकल के साथ, 395 आर्टिकल के साथ, 8 शेड्यूल के साथ, 8 अनुसूचियों के साथ, 12 भागों के साथ, 22 पार्ट के साथ। अब ये अमेंडमेंट होते हुए 395 इस वक्त जो हो गया है वो हो गया है 499 सॉरी, और 8 जो स्केड्यूल था इस समय वो 12 है, पार्ट अभी भी 22 ही है, अमेंडमेंट होता गया। फिर 26 जन 1950 को आपको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया और उस वक्त फोर्स में आ गया। ऑन दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉलोड 26 जन 1950, दैट्स वाई वी आर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे ऑन दिस डे, क्योंकि इस दिन से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में यहाँ पर 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज़ लगे और एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चे हुए वो 6.4 मिलियन हुए इसको कंप्लीट करने में। तो ये ओवरऑल हो गया टाइमलाइन जो कि आपका आज का होमवर्क है। और पिछला होमवर्क जो हमने दिया था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, 22 पार्ट्स से फटाफट लर्न कर लेंगे ताकि आपको नोट भी हो जाए इस लेक्चर के ज़रिए, और फिर जब हम कभी नेक्स्ट क्लास में मिले तो हम आपसे पूछ सकें और आप हमें फटाफट बताएं। देखिए पहला पार्ट था यूनियन एंड टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4 था जिसमें। सेकंड पार्ट था सिटीजनशिप, यानी पहले पार्ट में देश और उसके अंदर आने वाले क्षेत्रों के बारे में बात की गई, आर्टिकल 1 to 4। दूसरा सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में यहाँ पर बात हुई। 5 to 11 फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकारों के बारे में बात हुई। आर्टिकल 12 to 35 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। 36 to 51 फंडामेंटल ड्यूटीज़। 51A यूनियन। 52 to 151 स्टेट। 152 to 237। फिर 7 में स्टेट ऑफ बी पार्ट में जो फर्स्ट स्केड्यूल रिपीटेड किया था 7th अमेंडमेंट के ज़रिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल आता है 238, जो यहाँ पर अभी मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप लिख लेंगे 238। फिर आया हुआ यूनियन एंड टेरिटरीज, केंद्र सरकार के बारे में 239 to 242। फिर आगे बढ़ेंगे तो पंचायती राज सिस्टम में 9 पार्ट में आ गया 243 to 243O, यानी ABCD वाला O धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर 9A में जोड़ा गया म्यूनिसिपैलिटीज़, जिसमें 243P से लेके 243 का ZG। फिर 9B जोड़ा गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, 243 ZH से 243 ZT। फिर 10 में द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, 244 to 244A। 11th में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट कैसा होगा, 245 to 263। फिर इसी तरीके से 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, 264 to 300A। फिर ट्रेड एंड कॉमर्स,
विथ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पार्ट 13 3012 to 307। फिर इसी तरह 14 सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट कि किस तरह केंद्र और राज्य के बीच में के अंडर सर्विस की जाएगी, 308 से लेके 323। फिर ट्रिब्यूनल्स 323A to 323B। नेक्स्ट हुआ इलेक्शन 324 to 329A। फिर इसी तरीके से स्पेशल प्रोविज़न रिलेटेड टू द सर्टेन क्लास 330 to 342। लैंग्वेजेस 343 to 351। इमरजेंसी के प्रोविज़न जो आए 352 to 360। तीन टाइप की इमरजेंसी आप जानते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में जो लगता है तो गवर्नर रूल लगता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो लगाती है डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल लगाती है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आज तक कभी देश में लगी नहीं 362। तो 352, 355 और 360 तीन आर्टिकल्स हैं मेन इमरजेंसी के। फिर मिसलेनियस 361 to 367। फिर इसी तरह 20 पार्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया है 368 में, हम किस तरीके से अपने संविधान में बदलाव ला सकते हैं, पार्लियामेंट में जब हम जाएंगे तो कितनी मेजॉरिटी होनी चाहिए, कैसे संविधान में चेंजेस आएगा, ये सारी बातें हम लोग डे बाई डे क्लासेस और आगे बढ़ती रहेंगी तो उसमें हम लोग सीखते रहेंगे। अभी तो ये आपका सिर्फ रिवीजन क्लास है, आपका होमवर्क हमें बताना था, आपको रिवीजन कराना था, इसलिए हमने इस चीज़ों को रिकॉल कर लिया है। तो 21 हो गया, फिर 22 यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है। अब हम लोग अनुसूचियाँ पढ़ रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अनुसूचियाँ होती क्या है? बेसिकली अनुसूचियाँ जो होती हैं, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं ब्यूरोक्रेटिक सर्विसेज में, हमको जानना होता है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो कैसी चल रही हैं, जो अधिकारी लोग हैं वो कौन कौन से काम कर रहे हैं, उनके क्या पेमेंट्स हैं, उनकी सैलरीज़ क्या है, वो कौन कौन से काम कर सकते हैं, जजेस की सैलरी क्या है, ये सारी बातों को रखा गया है। तो देखते हैं पहली अनुसूची जो आर्टिकल 1 to 4 में है, अनुसूचियाँ जिसमें इंडिया के बारे में बात की गई है। सबसे पहली अनुसूची अगर कोई पूछे कि पहली अनुसूची, मैंने बताया ना कि दो चीज़ें हैं, पहला एक पार्ट है, दूसरा अनुसूचियाँ हैं। अनुसूचियों में किसी खास चीज़ के बारे में बात होगा। मेन अनुसूचियाँ जो डील करती हैं वो डील करती हैं कैटेगरीज एंड द टैबुलेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी कि किस तरीके से अधिकारी लोग काम करते हैं, कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं। तो फर्स्ट अनुसूची में आर्टिकल 1 to 4 है। जैसे 1 to 4 बताया तो आपको याद है कि सर पार्ट भी वही था 1 to 4 और ये शेड्यूल जो है वो भी वही है, तो दोनों चीज़ें हो गई सेम। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा सेकंड जो हमारी अनुसूची है वो डील करती है अलग अलग डिफरेंट आर्टिकल्स के बारे में। जो मेन है वो पब्लिक ऑफिसर्स की सैलरी के बारे में कि जो जर्नल्स होंगे, ऑडिट जनरल होंगे, इन सब की सैलरीज़ क्या होंगी, जजेस वगैरह की, तो इसीलिए डिफरेंट आर्टिकल इसके बीच में आते हैं। तीसरी अनुसूची जो होती है वो मेन शपथ से रिलेटेड होती है कि जो पब्लिक ऑफिसर होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, जजेस होते हैं, वो किस चीज़ की ओथ लेते हैं, क्या उन्हें करना होता है। 4 जो होगा हमारा वो डिटेल्स होती हैं एलोकेशंस ऑफ सीट इन द राज्यसभा एंड अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय द स्टेट और यूनियन की अलग अलग राज्यों के अलग अलग यूनियंस की कितनी सीटें होंगी राज्यसभा में, इस बात का डिस्कशन किया गया है चौथी अनुसूची में। जो आर्टिकल्स आपके सामने दिख रहे हैं 4 का सबसेक्शन 1 एंड 80 का सबसेक्शन 2। इसी तरीके से पांचवी अनुसूचियों में प्रोवाइड किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब, इन एरियाज़ के बारे में बताया गया है। फिर छठवीं अनुसूची जो है वो बात करती है प्रोविज़न मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल्स एरियाज़ इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, यहाँ के बारे में स्पेशल प्रोविज़न जो दिए गए हैं कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो छठवीं अनुसूची में बात की गई है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, अनुसूचियों में एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, अधिकारियों के लेवल की बात होती है कि कैसे ब्यूरोक्रेटिक चलेंगी। फिर सातवीं अनुसूची बात करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑन कॉन्करेंट लिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार और जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें इनकी क्या जिम्मेदारी है। कॉन्करेंट लिस्ट यानी नए नए मुद्दे जो आते रहते हैं। मैंने बताता चलूँ आपको कि कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें मेंशन सब्जेक्ट पर दोनों लोग कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो सेंट्रल के ज़रिए बनाए गए कानून को ही प्रायोरिटी दी जाती है, प्रेफरेंस मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही। और आठवीं अनुसूचियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बार बार पूछता है कि ये बताइए जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी अनुसूची में रखा गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। पार्ट वहाँ पर अलग है। और कौन कौन से आर्टिकल है, 344 का सबसेक्शन 1 एंड 352। फिर 9वीं अनुसूची 35B आर्टिकल्स है,
तो आप समझ जाएंगे 35 सर वहाँ जो बात आई थी वो तो बात आई थी फंडामेंटल राइट के बीच में लगभग था 12 टू लेकर 35। तो यहाँ पर बात की जा रही है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशंस, कुछ अलग अलग एक्ट और रेगुलेशन के बारे में जो होना ही चाहिए, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। फिर उसके बाद 10वीं अनुसूची 102 टू 191, याद करिए तो अब आपको याद आ रहा होगा 102 टू 191, ये तो आपने बताया था सर 52 टू 151, याद आ रहा है यूनियन, जहाँ पर अब यहाँ पर एंटी डिफेक्शन प्रोविज़न दिए गए हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव के, कि अगर कोई पार्टी छोड़ देता है तो उसके खिलाफ कैसे एंटी डिफेक्शन प्रोविज़न लिए जाएंगे, कैसे एंटी डिफेक्शन लॉ लाया जाएगा। फिर 11वीं अनुसूची जो है और 12वीं अनुसूची याद रखेंगे, ये बार बार पूछा जाता है। 11वीं और 12वीं दोनों लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम क्या थे, गांव में थे, तो 11वीं वाली जो है वो रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करती है, यानी पंचायत राज के बारे में बात करती है। उसके बाद फिर हम शहर में डेवलप हुए, तो 12वीं अनुसूची हमारी वो भी लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करती है, लेकिन म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी शहर वाले क्षेत्र के बारे में। तो ओवरऑल ये आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की समरी पढ़ी, फिर दोबारा हम लोगों ने रिवीजन किया कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट जो कि पहले क्लासेस में कवर कर लिया था, हम लोगों ने दोबारा से रिवीजन कर लिया, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आने वाली 12 अनुसूचियों के बारे में बात कर लिया कि वो कैसे ब्यूरोक्रेटिक इम्पोर्टेंस को कैसे अलग अलग पार्ट में उन्होंने रखा है, पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, कैसे अधिकारी लोग काम करेंगे और कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा। इसकी 12 अनुसूचियों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। अक्सर क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी अनुसूची में डिस्कस किया गया है, तो आप बताएंगे 8वीं अनुसूची। लोकल लेवल गवर्नमेंट पंचायती राज कौन सी अनुसूची में डिस्कशन इसका किया गया है, तब आप बताएंगे कि अगर लोकल लेवल पंचायत की बात है तो 11, लोकल लेवल शहर की बात है म्यूनिसिपैलिटीज़ तो 12। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसके बावजूद अगर आपको कोई कमेंट है, कोई एडवाइस है, देन यू आर मोस्ट वेलकम। वी आर वेटिंग्स टू यू in the comment section. Please comment in the comment section if you have any advice or any doubt. Thank you. Have a nice day.